हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली नीट बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। सो स्टूडेंट, दिस इज द लेक्चर नंबर 6 ऑफ चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आज का हमारा टॉपिक है इसमें ब्लड क्लॉटिंग एंड प्लेटलेट्स और ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मुझे सपोर्ट करना। तो चलिए अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा टॉपिक है प्लेटलेट्स एंड ब्लड क्लॉटिंग। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेटलेट्स से। तो प्लेटलेट्स की बात करते हैं कि प्लेटलेट्स आपके बनते कहाँ हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में कहाँ बनते हैं। हम बात कर रहे हैं एडल्ट कंडीशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे साइट ऑफ फॉर्मेशन की प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में कहाँ बनते हैं। तो एडल्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं। एडल्ट कंडीशन यानी कि चाइल्ड बर्थ के बाद की कंडीशन, यानी चाइल्ड बर्थ ऑनवर्ड्स। जैसे ही चाइल्ड का बर्थ होगा तो वैसे ही हम उसको यहाँ पर एडल्ट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई 18 साल या 20 साल का कोई पर्सन है तो उसी को हम एडल्ट मानेंगे। यहाँ पर हम एडल्ट जो चाइल्ड का बर्थ हो रहा है जैसे ही उसको भी एडल्ट मान रहे हैं। ठीक है, तो एडल्ट कंडीशन में ठीक है जो प्लेटलेट्स होते हैं वो आपके कहाँ बनते हैं ये देखते हैं। साइट ऑफ फॉर्मेशन जो होती है वो होती है आपके रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो। अब आप कहेंगे कि रेड बोन मैरो कहाँ होती है। रेड बोन मैरो हमारी जो लॉन्ग बोन होती है, जैसे फीमर हो गई, ह्यूमरस हो गई, तो उसका जो हेड होता है लॉन्ग बोन का उसमें प्रेजेंट होती है रेड बोन। वहां पर प्लेटलेट्स भी बनती हैं। ठीक है, हमने देखा था आरबीसी भी वहीं बन रही थी और हमने देखा था डब्ल्यूबीसीज भी वहीं बन रही थी। ठीक है, तो जो साइट ऑफ फॉर्मेशन होती है प्लेटलेट्स की वो होती है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में बनती है। चलिए अब देखते हैं नंबर ऑफ प्लेटलेट्स के बारे में। नंबर ऑफ प्लेटलेट्स यानी प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है हमारी ब्लड में। तो इनकी जो नंबर होते हैं वो होते हैं 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है, यानी 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं पर mm³ ऑफ ब्लड। यानी आप 1 माइक्रोलीटर ब्लड लेंगे तो उसमें आपको ये काउंट देखने को मिलेगा, यानी 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच की रेंज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए तो हम इस चीज को लिख लेते हैं इनका नंबर। तो इनका जो नंबर होता है वो होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख। ठीक है, 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। ओके, चलिए अब बात करते हैं फॉर्म्ड फ्रॉम, किससे बनती हैं ये। ठीक है, कौन सी सेल इस प्लेटलेट्स को बनाती है। रेड बोन मैरो में तो बनती है। ठीक है, इसकी साइट ऑफ फॉर्मेशन हमने देख ली, लेकिन रेड बोन मैरो में कौन सी सेल्स होती हैं जो इन प्लेटलेट्स को बनाती हैं। तो बनती हैं ये मेगा कैरियोसाइट सेल से। किससे बनती हैं? मेगा कैरियोसाइट सेल। ठीक है, जो मेगा कैरियोसाइट सेल होती है वो आपके रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होती है और ये बड़ी सेल होती है। जो मेगा कैरियोसाइट सेल होती है उसके जो फ्रैगमेंट्स होते हैं इनमें से फ्रैगमेंट्स निकलते हैं। मेगा कैरियोसाइट जो सेल होती है बड़ी, उसके कुछ फ्रैगमेंट्स टूट टूट करके निकलते हैं। ठीक है, इन फ्रैगमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये मेगा कैरियोसाइट सेल है। ठीक है, ये बिग सेल है। ठीक है, तो क्या होता है इनके ऐसे टुकड़े फ्रैगमेंट्स ऐसे टूट टूट करके निकलते हैं। ऐसे फ्रैगमेंट्स ऐसे टूट टूट करके निकलते हैं। ठीक है, इन सेल फ्रैगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इन सेल फ्रैगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, इन सेल फ्रैगमेंट्स को क्या बोलते हैं? हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। सेल फ्रैगमेंट्स किसके होते हैं? मेगा कैरियोसाइट के होते हैं। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट के जो फ्रैगमेंट्स निकलते हैं उनको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में, एडल्ट कंडीशन में बनते कहाँ, रेड बोन मैरो में प्लेटलेट्स का नंबर कितना होता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है पर mm³ ऑफ ब्लड। कौन बनाता है? 100 मेगा कैरियोसाइट सेल्स बनाती है। चलिए अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो प्लेटलेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहली कैरेक्टरिस्टिक इनकी ये है कि इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो हम लिख लेते हैं आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है, प्लेसेंटी का मतलब प्रेजेंट। ठीक है, इनमें आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। दूसरी बात कि इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, लैक आ न्यूक्लियस। ठीक है, तो इनमें जो होता है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्लेटलेट्स में। थर्ड बात करें तो इनमें कुछ सेल ऑर्गेनील्स प्रेजेंट हो सकते हैं। मे कंटेन सम सेल ऑर्गेनील्स, तो हम इस बात को ले सकते हैं मे कंटेन
सम सेल ऑर्गेनील्स, ठीक है। देखो यहाँ पर जो मेगा कैरियोसाइट सेल है उनमें मान लो ये पेरीफेरी पे कोई सेल ऑर्गेनील, मान लो कुछ सेल ऑर्गेनील्स हैं, जब ये फ्रैगमेंट्स इन मेगा कैरियोसाइट सेल से टूट के निकलते हैं तो ये जो पेरीफेरी पे कुछ सेल ऑर्गेनील्स है हो सकता है इनमें आ जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि मे कंटेन सम सेल ऑर्गेनील्स, हो सकता है इनमें कुछ सेल ऑर्गेनील्स भी हों। सेल ऑर्गेनील्स अगर पेरीफेरी पे प्रेजेंट है मेगा कैरियोसाइट सेल के तो उनके फ्रैगमेंट्स जो निकलते हैं उनमें कुछ सेल के जो ऑर्गेनील्स हैं वो आ जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि इनमें कुछ इनमें ब्लड क्लॉटिंग मटेरियल या सबस्टांस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो इनके अंदर क्या होता है, भरा होता है क्या, कंटेन ब्लड क्लॉटिंग, कंटेन, कंटेन ब्लड क्लॉटिंग सबस्टांस या कह सकते हो मटेरियल, ठीक है। तो इनके अंदर जो है ब्लड क्लॉटिंग सबस्टांस या मटेरियल भरा होता है प्लेटलेट्स के अंदर, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग सबस्टांस और मटेरियल जो है करते क्या है, जैसे मान लो हमें कोई इंजरी हो जाती है तो आप देखते हो वहाँ से ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस होने के बाद कुछ देर बाद आप देखते हैं कि वहाँ पर क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब वहाँ पर कुछ जम जाता है जिससे कि ब्लड बहना बंद हो जाता है, ठीक है। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं वो इंजरी की साइड पे ब्लड क्लॉट फॉर्म करते हैं जिससे कि हमारा ब्लड लॉस नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम आगे देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग में कि कैसे प्लेटलेट्स परफॉर्म करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को, कौन कौन से फैक्टर्स रिलीज करते हैं और कैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है, ठीक है। तो इनमें क्या भरा होता है, इनमें ब्लड क्लॉटिंग सब्सटेंस और मटेरियल भरा होता है जो हमारे इंजरी की साइड पे ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको समझ में आ गया, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होगी, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, मे कंटेन सम सेल ऑर्गेनिल, कुछ सेल ऑर्गेनिल्स इनमें प्रेजेंट हो सकते हैं और इनमें ब्लड क्लॉटिंग सब्सटेंस या मटेरियल होगा। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब एक कंडीशन है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कंडीशन। अब ये कौन सी कंडीशन है इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वो कंडीशन होती है जब हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है, ठीक है। कितना कम हो जाता है, जब हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स का नंबर 1.5 लाख से कम हो जाता है उस कंडीशन को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। मान लेते हैं आपका जो प्लेटलेट काउंट है, मतलब किसी पर्सन का मान लेते हैं, जो प्लेटलेट काउंट है वो 1.5 लाख से घट करके मान लो 1 लाख हो गया, 50,000 हो गया, ठीक है, पर MM³ ऑफ ब्लड की बात हो रही है। तो क्या होता है, उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कंडीशन कहते हैं, ठीक है। ये जनरली किस कंडीशन में होता है, ये जनरली वायरल इन्फेक्शंस जैसे हमारी बॉडी में हो जाते हैं तो उस कंडीशन में भी हमारे प्लेटलेट्स काउंट बहुत तेज़ी से गिरते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी से कम होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे कि वायरल इन्फेक्शन में मान लो डेंगू फीवर हो जाता है किसी को, किसी पर्सन को अगर डेंगू फीवर हो जाता है तो क्या होता है, उसकी बॉडी में बहुत तेज़ी से प्लेटलेट्स का नंबर कम होने लगता है, तेज़ी से नंबर गिरता है, ठीक है, और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ब्लड उसको चढ़ाना भी पड़ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो इस टाइम पे डेंगू का जो मच्छर है वो बहुत ज़्यादा पनपता है, ठीक है। जगह जगह पे बारिश का पानी जमा हो जाता है जिससे डेंगू का मच्छर ज़्यादा अंडे देता है, अपनी नंबर को बढ़ाता है और बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं बरसात के मौसम में डेंगू फीवर के, ठीक है। तो लिख लेते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में, इफ नंबर ऑफ प्लेटलेट्स डिक्रीजेस, कितना हो जाए, मान लो 1.5 लाख से यानी 1.5 लाख से घट करके आपका नंबर हो जाए कितना, 50,000, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, कि ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कंडीशन है। तो समझ में आ गया आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कंडीशन, अगर प्लेटलेट्स का जो नंबर है वो हमारे ब्लड में डिक्रीज कर जाए, 1.5 लाख से कम हो जाता है, यानी 1.5 लाख से, एक एग्जांपल के लिए हमने देखा है कि 1.5 लाख से मान लो 50,000 हो गया, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कंडीशन है, ठीक है। जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कंडीशन होती है, मतलब किसी पेशेंट में मान लो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया है तो क्या होता है कि उसमें ब्लड क्लॉटिंग में जो बहुत टाइम लगता है, ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अगर उसको मान लो कोई इंजरी हो जाती है तो उनमें जो ब्लड क्लॉट है वो बहुत देर से बनता है, यानी उनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है।
तो ऐसे पर्सन में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इनकी पावर जो होती है ब्लड क्लॉटिंग की वो कम हो जाती है। पेशेंट विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हैव लेस पावर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू हैपन, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है ब्लड को क्लॉट होने में, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग होने में, ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट्स का नंबर क्या है, बहुत कम हो गया, और जो प्लेटलेट्स होते हैं वही हमारे ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाएगा, प्लेटलेट्स में ब्लड क्लॉटिंग सब्सटेंस या मटेरियल भरा होता है और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इंजरी की साइड पे ब्लड क्लॉट बनाने। अगर इनका ही नंबर कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड क्लॉटिंग में टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। चलिए अब देखते हैं दूसरी कंडीशन, परप्यूरा के बारे में। परप्यूरा डिजीज हम किसे बोलते हैं, ठीक है। तो परप्यूरा डिजीज में होता क्या है, अगर किसी पर्सन के ब्लड में जो प्लेटलेट्स का नंबर है वो 40,000 से भी कम हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, उसको हम कहते हैं परप्यूरा डिजीज हो गई है, ठीक है। तो परप्यूरा डिजीज में क्या होता है, जो प्लेटलेट्स का नंबर होता है वो 40,000 से भी नीचे चला जाता है, ठीक है, एक क्रिटिकल वैल्यू पे चला जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं परप्यूरा हो गया, उसे परप्यूरा डिजीज इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे पर्सन्स में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग रुक जाती है, ठीक है। अगर उसको कोई इंजरी हो गई तो उसके में ब्लड क्लॉट ही नहीं बनेगा, या बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा, बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है। और अगर बहुत स्लो हो जाएगा तो अगर उसको चोट लगी तो उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, ये चीज़ें होती हैं। तो परप्यूरा डिजीज के बारे में लिखते हैं, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, इफ द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स गो बिलो गो बिलो 40,000, ठीक है, एक ये क्रिटिकल वैल्यू। तो अगर नंबर ऑफ प्लेटलेट्स का नंबर 40,000 के नीचे चला जाता है, ठीक है, 40,000 एक क्रिटिकल वैल्यू इसके नीचे चला जाता है, तो ये पर्सन किससे सफ़र करता है, परप्यूरा डिजीज से सफ़र करता है, ठीक है। किससे सफ़र करता है, कहते हैं कि उसको परप्यूरा डिजीज हो गई है। किससे सफ़र करता है वो, परप्यूरा से सफ़र करता है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि बॉडी पे रैशेस आ जाते हैं, बॉडी पे रैशेस दिखने लगते हैं, ब्लड क्लॉटिंग स्लो हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ब्लीडिंग डू नॉट स्टॉप इन केस ऑफ इंजरी लीडिंग टू एक्सेसिव ब्लड लॉस। अभी मैंने आपको बताया कि ब्लड क्लॉटिंग रुक जाएगी, ब्लड क्लॉट ही नहीं बनेगा इंजरी की साइड पे, या ब्लड क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, ठीक है, जिससे क्या होगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा तो खून बहता ही रहेगा, जिससे उसका ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। चलिए, तो इसको कहते हैं हम परप्यूरा डिजीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर। तो मान लेते हैं ये रामू का हाथ है, क्या है, ये रामू का हाथ है, ठीक है। अभी हमने रामू का हाथ बनाया, चलिए, तो रामू है और एक क्या है, श्यामू है, ठीक है। जो रामू और श्यामू है उनमें क्या हो गई, एक दिन बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई, बहुत भयंकर उन्होंने लड़ाई कर ली, ठीक है। तो क्या हुआ, जो श्यामू था उसने क्या किया, उसे कुछ दिखा नहीं, तो उसने क्या किया, उसको चाकू दिखा सामने, उसने वो चाकू उठाया और रामू के ऊपर क्या कर दिया, वार कर दिया। जैसे ही रामू के ऊपर वार कर दिया तो वो चाकू जाके किस पे लगा, रामू के हाथ पे लग गया, ठीक है। रामू का जो हाथ है उस पे चाकू जाके लग गया, नाइफ, ठीक है। तो रामू को क्या हो गया, गहरा घाव हो गया, हाथ में इंजरी हो गई, ठीक है। और उसकी जो स्किन है वो भी कट गई, उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी कट गई, ठीक है, और उसको खून बहने लगा, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है, ये रामू का हैंड है, रामू का ये हाथ हमने बनाया है, ठीक है। और श्यामू ने रामू के हाथ पे वार किया है और रामू क्या हो गया, घायल हो गया, उसके हाथ पे चोट लग गई है, उसकी स्किन भी कट गई है, उसकी ब्लड वेसल भी फट गई है, ठीक है। और क्या हो रहा है, यहाँ से ब्लड बह रहा है, वहां से खून बह रहा है, ये यहाँ से खून बह रहा है, ठीक है, ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि अब ब्लड बह रहा है तो क्या होगा, ठीक है। अब ये ब्लड बह रहा है तो ब्लड कैसे रुकेगा, यहाँ पर क्लॉट कैसे बनेगा, तो ब्लड क्लॉटिंग की हम बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो ये जो इंजर्ड टिश्यू है, जैसे रामू का जो हाथ इंजर्ड हो गया, जहाँ पर इंजरी हुई है, तो ये इंजर्ड टिश्यू क्या करेंगे, कुछ केमिकल्स को रिलीज करेंगे, इन केमिकल्स का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो स्टेप वन में क्या होगा देखते हैं। स्टेप वन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो इंजर्ड टिश्यू है, जो इंजर्ड टिश्यू है, इंजर्ड टिश्यू इंजर्ड टिश्यू क्या करेंगे, सिक्रेट करेंगे, सिक्रेट आ केमिकल
सिक्रीट अ केमिकल जिसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन सा केमिकल रिलीज करेंगे, सिक्रेट करेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट करेंगे। कौन? इंजर्ड टिश्यू। ये जो रामू के जो इंजर्ड टिश्यूज हैं ये क्या सिक्रेट करेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब जो इंजरी की साइट है वहां पे जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, वो भी फट गए हैं, वहां से खून बह रहा है। तो अब इस ब्लड वेसल में क्या होगा? इस ब्लड वेसल में ब्लड भी फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, ब्लड फ्लो हो रहा होगा और कुछ ब्लड बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, और इन ब्लड में क्या होंगे? कुछ ब्लड में क्या होंगे? प्लेटलेट्स तो प्रेजेंट होंगे, ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं तो ब्लड में प्लेटलेट्स होंगे। ये क्या है? आपके प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं आपके ब्लड में, ये भी इंजरी की साइट पे क्या करेंगे? ये भी इंजरी की साइट पे क्या करेंगे? ये केमिकल रिलीज करेंगे। कौन सा केमिकल रिलीज करेंगे? ये भी रिलीज करेंगे क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो स्टेप सेकेंड में हम देखते हैं क्या होगा। स्टेप सेकेंड में क्या होगा? एक मिनट देख लेते हैं। स्टेप सेकेंड में क्या होगा? जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स एट द साइट ऑफ इंजरी, एट द साइट ऑफ इंजरी, एट द साइट ऑफ इंजरी सिक्रेट क्या करेंगे? सिक्रेट करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन, सिक्रेट करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये केमिकल जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये प्लेटलेट्स भी सिक्रेट करेंगे और इंजर्ड टिश्यू भी सिक्रेट करेंगे। इंजर्ड टिश्यू ने थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट किया। स्टेप 1 में क्या हुआ कि जो इंजर्ड टिश्यू इन्होंने थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट किया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? जो ब्लड मान लो फ्लो कर रहा है इन ब्लड वेसल्स में और कुछ ब्लड बाहर भी निकल रहा है, तो जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें आपके प्लेटलेट्स भी होंगे। तो ये प्लेटलेट्स जो इंजरी की साइड पे क्या रिलीज करेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टेप सेकेंड में क्या होगा? प्लेटलेट्स एट द साइट ऑफ इंजरी सिक्रेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। चलिए 2 स्टेप समझ में आ गए। चलिए अब थर्ड स्टेप में चलते हैं। थर्ड स्टेप में होता क्या है? ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ये कैस्केड को स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल क्या करता है? ये कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, यानी ये कैस्केड को स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैस्केड होता क्या है। ठीक है, कैसे ही कैस्केड को स्टार्ट करता है। तो स्टेप थर्ड में क्या होगा देख लेते हैं हम। स्टेप थर्ड में क्या होगा? स्टेप थर्ड में क्या होगा? स्टेप थर्ड में क्या होगा लिख लेते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन activates many clotting factors, that is activates कैस्केड। ठीक है, एक्टिवेट कर देगा किसको? कैस्केड को। चलिए तो अब देखते हैं कैसे ये क्या करता है, कैसे कैस्केड एक्टिवेट होता है। चलिए तो फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं हम? मान लेते हैं कि ये क्लॉटिंग फैक्टर ए है। मान लेते हैं ये क्लॉटिंग फैक्टर ए है। ठीक है, और ये कैसा है? ये इनएक्टिव है। ये कैसा है? इनएक्टिव है। ओके, तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव है, क्लॉटिंग फैक्टर ए जो इनएक्टिव है, ये इसको कौन एक्टिव करता है? इसको करता है ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट किया था ना इंजर्ड टिश्यू ने और प्लेटलेट्स में। तो क्लॉटिंग फैक्टर ए को कौन एक्टिवेट करेगा? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन इसको एक्टिवेट कर देंगे। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर ए है ये जो है ये एक्टिवेट हो जाए। क्लॉटिंग फैक्टर ए जो है क्या हो गया? ये क्या हो गया? एक्टिव हो गया। ठीक है, ये इनएक्टिव था और ये एक्टिव हो गया। ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। ठीक है, बस समझाने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर ए है, क्लॉटिंग फैक्टर बी, ये सारी चीजें। चलिए तो अब क्या होगा? अब मान लेते हैं दूसरा क्लॉटिंग फैक्टर है, दूसरा मान लेते हैं क्लॉटिंग फैक्टर है बी। ये भी क्या है? इनएक्टिव है। ये भी क्या है? इनएक्टिव है। ठीक है, और ये जो एक मिनट हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है। ठीक है, अच्छे से नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा नहीं है।
तो हम स्टेप थर्ड में देखेंगे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन कैसे कैस्केड को एक्टिवेट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्या देखा कि फॉर एग्जाम्पल मान लो क्या है क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। मान लो क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, ए है, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर ए है और ये क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है। और इस क्लॉटिंग फैक्टर को कौन एक्टिवेट करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन वही है जो इंजर्ड टिश्यू ने सिक्रेट किया था इंजरी साइट पे, और जो प्लेटलेट्स थे उन्होंने थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट किया था, ठीक है, इंजरी साइट पे, ठीक है। तो यही थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये। तो क्लॉटिंग फैक्टर ए है इनएक्टिव, इसको कौन एक्टिवेट करेगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट कर देगा। तो देखो क्लॉटिंग फैक्टर ए जो है ये क्या हो गया, ये हो गया एक्टिव। चलो ठीक है, अब क्या होगा दूसरा, अब मान लेते हैं दूसरा क्लॉटिंग फैक्टर है, मान लेते हैं दूसरा क्लॉटिंग फैक्टर है, ये है बी, ठीक है। और ये क्या है, ये भी है इनएक्टिव, ये भी कैसा है, इनएक्टिव है। अब इसको कौन एक्टिव करेगा, अब इसको ये जो क्लॉटिंग फैक्टर ए एक्टिव हुआ है इसको ये एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये है क्लॉटिंग फैक्टर बी, ये कैसा हो गया, ये हो गया एक्टिव, ओके। अब मान लेते हैं थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर है, अब मान लेते हैं थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर है सी, ठीक है। और ये भी कैसा है, इनएक्टिव है, ठीक है। तो इसको कौन एक्टिवेट करेगा, इसको ये क्लॉटिंग फैक्टर जो बी एक्टिव हुआ है इसको ये एक्टिवेट करेगा। तो ये है क्लॉटिंग फैक्टर आपका सी, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, ये एक्टिव हो गया, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से क्या किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या किया, एक कैस्केड को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। कैस्केड यानी जैसे क्लॉटिंग फैक्टर ए है, ये इनएक्टिव है, इसको थ्रोम्बोप्लास्टिन ने एक बार एक्टिवेट कर दिया। अब क्लॉटिंग फैक्टर ए एक्टिवेट हो गया, एक्टिव हो गया, तो अब ये क्लॉटिंग फैक्टर ए क्या करेगा, बी को एक्टिवेट करेगा, बी एक्टिवेट हो जाएगा तो ये सी को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो ये कैस्केड सिस्टम चल रहा है, ठीक है। ए एक्टिवेट हो गया तो ये बी को एक्टिवेट करेगा, बी एक्टिवेट हो गया तो सी को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। एक स्टार्ट किया एक को और फिर ये सारा सिस्टम घूमने लगा, ठीक है। ये होता है आपका कैस्केड सिस्टम, ठीक है। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर सी है, ठीक है, ये हमने हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। ऐसा कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता कि क्लॉटिंग फैक्टर ए होगा, बी होगा, सी होगा। तो क्लॉटिंग फैक्टर ए है, बी है, सी है, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ठीक है, बस समझाने के लिए। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन ने मान लो क्लॉटिंग फैक्टर ए को एक्टिवेट किया, ठीक है। तो ए एक्टिवेट हो गया, ए ने बी को एक्टिवेट किया, बी ने सी को एक्टिवेट किया। अब ये जो सी एक्टिवेट हो गया है, अब ये क्या करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। एक एंजाइम होता है थ्रोम्बोकाइनेज, ये क्या है, ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, और ये क्या है, इनएक्टिव है, ये कैसा है, इनएक्टिव है, ठीक है। इसको क्या करेगा, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर सी एक्टिव हुआ है, ठीक है, ये क्लॉटिंग फैक्टर सी क्या करेगा, ये क्लॉटिंग फैक्टर सी जो है इसको एक्टिवेट करेगा। तो थ्रोम्बोकाइनेज क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, थ्रोम्बोकाइनेज क्या हो जाएंगे, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और ये कैसे होगा, ये हो गए एक्टिव, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी। चलिए, तो अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिव हो गए हैं, ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। चलिए, अब ये क्या करेगा, ये थ्रोम्बोकाइनेज अब क्या करेगा, देखो अब ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराएगा, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन को, ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है ना, ये जो एक्टिव हो गया है, प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कराएगा, थ्रोम्बिन में, ठीक है। जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन में कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कैल्शियम आयन इसमें यूज होते हैं, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन कन्वर्ट कराएगा, ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो एक्टिव हो गया है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो थ्रोम्बिन क्या हो गया, ये आपका एक्टिव फॉर्म है, ये क्या है, एक्टिव फॉर्म है, और जो प्रोथ्रोम्बिन है वो आपका इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है।
प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। अब होगा क्या, जो फिब्रिनोजेन है, फिब्रिनोजेन ये कैसे होते हैं, ये ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ऐसे ग्लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो अभी फिब्रिनोजेन किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा फिब्रिन में कन्वर्ट होगा। और इसको कन्वर्ट कौन कराएगा, इसको ये जो थ्रोम्बिन एक्टिव हुआ था ये इसको फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट कराएगा। किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन इसमें यूज होंगे, कैल्शियम यहाँ पर यूज होगा, ठीक है, कैल्शियम आयन। तो फिब्रिनोजेन जो होते हैं वो ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, और जो फिब्रिन होते हैं वो इन ग्लोब्यूल्स, ये जो ग्लोब्यूल्स हैं ये ऐसे जुड़ जाते हैं और एक थ्रेड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फिब्रिन, ये थ्रेड फॉर्म है, ठीक है, ये फिब्रिन थ्रेड बन गया, ठीक है। तो फिब्रिनोजेन जो है वो ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, और जो फिब्रिन होता है वो थ्रेड की फॉर्म में होता है, यानी ये ग्लोब्यूल्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक थ्रेड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ये जो थ्रेड फॉर्म हुआ है, एक मिनट स्लाइड्स को कॉपी कर लेते हैं। चलिए, तो ये जो थ्रेड फॉर्म हुआ है, ये जो फिब्रिन थ्रेड फॉर्म हुआ है, अब होगा क्या आगे देखो, ये जो फिब्रिन थ्रेड है, ये जो फिब्रिन के थ्रेड्स हैं, ठीक है, ये एक मेशवर्क बना लेंगे, ठीक है। मेशवर्क यानी फिब्रिन के थ्रेड्स ऐसे जाल बना लेंगे, ठीक है, टैंगल होंगे और जाल बना लेंगे एक दूसरे से जुड़ करके, इन फिब्रिन थ्रेड्स का एक जाल बन जाएगा। और इसमें क्या होते हैं, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट, जैसे कि आरबीसी, ये मान लो आरबीसी है, ठीक है, ये मान लो आरबीसी है, और मान लो कि वाइट कलर से बना लेते हैं डब्ल्यूबीसी, मान लेते हैं ये क्या है, डब्ल्यूबीसी है। और क्या है यहाँ पर, मान लेते हैं कि ये ग्रीन कलर से बना लेते हैं हम प्लेटलेट्स को, ठीक है, प्लेटलेट्स को, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो फिब्रिन थ्रेड्स है मिलकर के मेशवर्क बना लेते हैं, यानी जाल बना लेंगे। और इसमें जो ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये क्या करते हैं, इनमें आकर के फंस जाते हैं, ठीक है, इनमें आकर के जमा हो जाते हैं, फंस जाते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्लॉट। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्लॉट। इसी को हम कहते हैं क्लॉट। ये हमारी इंजरी की साइड पे बनता है। जब ये बनता है तो हमारा ब्लड जो बहना है वो रुक जाता है, ठीक है। चलिए, तो क्लॉट क्या होगा, क्लॉट की डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो फिब्रिन थ्रेड्स लिख लेते हैं, फिब्रिन थ्रेड्स फॉर्म आ meshwork and formed elements of blood trapped in these threads, ठीक है। तो फिब्रिन थ्रेड फॉर्म कर लेते हैं, एक मेशवर्क, एक जाल बना लेते हैं, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड ट्रैप्ड इन दिस थ्रेड्स, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लॉट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बनता है हमारा क्लॉट। चलिए, तो देखो, अब ये देखो, ये जो रामू का हाथ है, यहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है। अब मान लो यहाँ पर बन गया क्लॉट। अब मान लो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर मान लो यहाँ पर ये क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये क्या बन गया, यहाँ पर ये सब क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इसका जो ब्लड लॉस रुक जाएगा, ब्लड बहना जो है वो बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन गया, ये क्लॉट बन गया, ब्लड जो है स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है कि जैसे हमारी जो इंजरी जहाँ पर होती है, ठीक है, तो हमारे इंजर्ड टिश्यू क्या करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं इंजर्ड टिश्यू। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होते हैं एट द साइड ऑफ इंजरी, जैसे हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा होता है, उसमें प्लेटलेट्स होते हैं, तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, इंजरी की साइड पे थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को, ठीक है, एक कैस्केड सिस्टम चालू कर देता है। ये कैस्केड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लॉटिंग फैक्टर ए है, इनएक्टिव है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या किया, इसको एक्टिवेट कर दिया क्लॉटिंग फैक्टर ए को। तो क्लॉटिंग फैक्टर ए अब बी को एक्टिवेट करेगा, और जो बी एक्टिवेट होगा वो सी को एक्टिवेट करेगा। तो इस तरीके से कैस्केड सिस्टम चलता है, ठीक है।
तो अभी क्लॉटिंग फैक्टर सी जो एक्टिवेट हो गया है, ये क्या करता है, ये थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ये इनएक्टिव होता है। ये क्लॉटिंग फैक्टर सी इस थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिव कर देगा। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको एक्टिवेट करता है और थ्रोम्बिन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। थ्रोम्बिन यानी एक्टिवेट फॉर्म है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म है। और ये किसके प्रेजेंस में होता है, कैल्शियम आयंस यूज होते हैं इसमें, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन के कन्वर्जन में कैल्शियम आयंस लगते हैं, ठीक है। और ये फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, ये थ्रोम्बिन जो एक्टिवेट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी कैल्शियम का यूज होता है, कैल्शियम आयंस लगते हैं, ठीक है। और जो फिब्रिनोजेन होता है वो ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होता है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होता है। और जब ये फिब्रिन में कन्वर्ट होता है तो ये ग्लोब्यूल्स एक थ्रेड की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो जो फिब्रिन होता है वो थ्रेड की फॉर्म में होता है। अब ये जो थ्रेड होता है ये इंटैंगल्ड होते हैं, ठीक है, थ्रेड्स आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, और एक मेशवर्क या जाल बना लेते हैं, जिसमें कि ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इसमें ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है, इनमें इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस जो स्ट्रक्चर बनता है उसे बोलते हैं क्या, क्लॉट बोलते हैं, ठीक है। तो फिब्रिन थ्रेड्स फॉर्म अ मेशवर्क एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड ट्रैप्ड इन दीज थ्रेड्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, कुल मिला के इसी को हम कहते हैं ये क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब एक चीज़ और देखते हैं कि जो हमारी जो ब्लड क्लॉटिंग वाइटामिन कौन सी है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग वाइटामिन कौन सी है, ठीक है। तो ये जो है वाइटामिन के जो होती है वो आपकी ब्लड क्लॉटिंग वाइटामिन होती है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए वाइटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वाइटामिन के, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में वाइटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। और कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है तो उससे भी ब्लड क्लॉटिंग जो है नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको आयन से याद रखना है और वाइटामिन याद रखना है कि कौन सा वाइटामिन जो है ब्लड क्लॉटिंग वाइटामिन है, कौन सा आयन जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट किसकी बात करते हैं हम, अब बात करते हैं ब्लड बैंक्स की। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड बैंक्स की, ठीक है। ब्लड बैंक क्या होता है, ब्लड बैंक वो जगह होती है जहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टोर्स ब्लड, जहाँ पर हम ब्लड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है तो हम इस ब्लड बैंक से ब्लड उस पेशेंट को देते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं ब्लड बैंक की कहानी, ठीक है। चलिए मान लो क्या है, रामू है, ठीक है। रामू ने क्या किया, कोई कोई ऐसे ब्लड बैंक में गया, प्राइवेट ब्लड बैंक में, ठीक है, जहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे वो काफ़ी अनाड़ी थे, ठीक है। अनाड़ी इन द सेंस उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो रामू वहाँ पर गया और वहाँ पर उसने क्या किया, ब्लड डोनेट किया, ठीक है। ब्लड डोनेट किया, कहाँ पर गया, ये प्राइवेट किसी जगह पे गया, प्राइवेट हॉस्पिटल लिख लो, प्राइवेट हॉस्पिटल में गया रामू, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल में रामू गया और इसने क्या किया, ब्लड डोनेट किया। इसने ब्लड डोनेट किया और वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने क्या किया, इसका ब्लड एक बॉटल में क्या किया, ये बॉटल है, इसमें कलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इस बॉटल में उन्होंने कुछ डाल नहीं रखा था, बॉटल खाली थी और इसमें रामू का ब्लड उन्होंने क्या किया, कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो बना लेते हैं हम इनका, रामू जी का ब्लड, ये देखो ये है रामू का ब्लड, ठीक है। इन्होंने क्या किया, वहाँ गवर्नमेंट जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने क्या किया, ब्लड को कलेक्ट कर लिया इस बॉटल में, ठीक है। इस बॉटल में क्या किया, बॉटल में क्या किया, कलेक्ट कर लिया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे ही रामू का ब्लड इस बॉटल में गया, उन्होंने कलेक्ट किया, ठीक है। इस बॉटल में कुछ मिला तो रखा नहीं था, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका जो ब्लड है वो क्लॉट हो गया, इसका जो ब्लड है वो क्या कर दिया, क्लॉट कर गया, ठीक है। ब्लड सारा क्लॉट कर गया, यानी ब्लड क्या हो गया, सारा खराब हो गया, ब्लड क्या हो गया, सारा खराब हो गया, ठीक है। ब्लड सारा डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, खराब हो गया। तो ब्लड जो है रामू ने डोनेट किया और सारा ब्लड जो है खराब हो गया, ठीक है, क्योंकि इस बॉटल में वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने कुछ मिक्स नहीं कर रखा था, वहाँ पे कुछ मिला नहीं रखा था इस बॉटल में, ठीक है, इसमें कुछ भरा हुआ नहीं था। तो अब देखते हैं
तो रामू जो है उसका सारा ब्लड क्या हो गया, ख़राब हो गया प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे उनको नॉलेज थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, इसका जो ब्लड है वो डायरेक्ट बॉटल में भर करके वो रख दिया और सारा ब्लड हो गया ख़राब। तो यहाँ समझाने का मतलब है कि अगर आप अगर हमारी बॉडी से ब्लड निकलता है तो वो तुरंत ही क्या होता है, क्लॉट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमें ब्लड को स्टोर करना है तो क्या करना पड़ता है, हमें जिसमें हमें ब्लड रखना है उसमें हमें कुछ मिलाना पड़ता है। वो क्या होता है, वो होता है एंटीकोगुलेंट। अगर हमें ब्लड को स्टोर करना है बॉडी से बाहर निकाल के तो हमें उसमें एंटीकोगुलेंट्स मिलाने पड़ते हैं, ठीक है। जब तक हम एंटीकोगुलेंट्स नहीं मिलाएंगे तो हमारा ब्लड जो है वो, मान लेते हैं हमारा ब्लड हमने बाहर निकाला और हमने एंटीकोगुलेंट नहीं मिलाया तो ब्लड हमारा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो एंटीकोगुलेंट्स क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं, यानी ब्लड की क्लॉटिंग को रोकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब देखो रामू क्या किया, रामू गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। रामू गया किसमें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है। रामू कहाँ गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहाँ पर क्या हो गए, वहाँ पर अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो रामू जो है वहाँ पर गया और उसने ब्लड डोनेट किया, ब्लड को डोनेट किया। और वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने क्या किया था, इस बॉटल में कुछ मिला रखा था, ठीक है, कुछ पहले से डाल रखा था। वो क्या था, वो थे एंटीकोगुलेंट्स। वो क्या थे, एंटीकोगुलेंट्स। ये पहले से उन्होंने क्या किया है, एंटीकोगुलेंट्स मिला रखे हैं, एंटीकोगुलेंट्स मिला रखे हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, ठीक है, अपना ब्लड डोनेट किया। तो इसका ब्लड, ठीक है, इस बॉटल में क्या किया, कलेक्ट कर लिया गया, जिसमें पहले से एंटीकोगुलेंट मिला था, ठीक है। तो इसका ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड इसका एकदम सही रहेगा, इसमें ब्लड में कोई क्लॉट नहीं बनेगा, ठीक है। ब्लड स्टोर कर लिया जाएगा, ब्लड को क्या कर लिया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस ब्लड को क्या करेंगे, हम स्टोर कर लेंगे। तो जो यहाँ पर एंटीकोगुलेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते क्या है, एंटीकोगुलेंट स्टॉप्स ब्लड क्लॉटिंग। एंटीकोगुलेंट, एक मिनट अच्छे से लिख लेते हैं, गलत हो गया, एंटी यार एंटी कोगुलेंट्स स्टॉप्स ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो एंटीकोगुलेंट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं, ठीक है। जैसे कि एंटीकोगुलेंट्स की देखते हैं कौन कौन से एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। एंटी कोगुलेंट्स देखते हैं कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक हमारी बॉडी में होता है नेचुरल एंटीकोगुलेंट, एक होता है नेचुरल एंटीकोगुलेंट। नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हिपैरिन। हिपैरिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है और ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है। तो इसको यूज़ कर सकते हैं आप ब्लड बैंक में। और कुछ लैब मेड केमिकल्स होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ब्लड को क्लॉट होने से रोक सकते हैं, ठीक है। जैसे कि है सोडियम ऑक्जेलेट, ठीक है, जैसे कि सोडियम सिट्रेट और क्या है, EDTA, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सारे लैब मेड होते हैं, ठीक है, लैब मेड केमिकल्स होते हैं, ठीक है, लैब मेड केमिकल्स होते हैं ये। जैसे सोडियम ऑक्सिलेट, सोडियम सिट्रेट और EDTA, ये क्या है, केमिकल्स हैं। और ये जो हिपैरिन है ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप इन एंटीकोगुलेंट्स का यूज़ कर सकते हो ब्लड बैंक में ब्लड क्लॉटिंग को स्टॉप करने के लिए, ठीक है, कि ब्लड जब बॉडी से बाहर आएगा तो वो स्टॉप नहीं होगा अगर आप इन एंटीकोगुलेंट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इन एंटीकोगुलेंट्स का जो ब्लड बैंक्स हैं वो यूज़ करती हैं, जैसे सोडियम ऑक्सिलेट, सोडियम सिट्रेट, EDTA, हिपैरिन का भी यूज़ होता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारा हमने पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।